आज अपन पेपर सॉल्व करेंगे। 3 तारीख को होता अपना ग्रेविटेशन वाला टेस्ट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या होगा। जैसे कोई भी है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करती है, या पृथ्वी के चारों तरफ कोई उपग्रह गति कर रहा है, या जैसे नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। कोई भी पथ है, वर्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है, ये पृथ्वी है और उसके चारों तरफ उपग्रह गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ में जब कोई कण गति कर रहा होता है तो उसका हर बिंदु पर उसका जो वेग है वो स्पर्श रेखा दिशा में होता है। ये इसका वेग है स्पर्श रेखा दिशा में, लेकिन ये इस दिशा में नहीं जाता क्योंकि ये पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो इसको उधर खींचता है और वेग उसको इधर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों के प्रभाव में कण न तो सीधे जा पाता है और न ही पूरा अंदर जा पाता है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है। फिर उसी अगले क्षण पे हर पॉइंट पे इसके साथ ऐसा ही होता है। जैसे अपन कुछ 4-5 पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस क्षण पे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर वेग इसका इस दिशा में होगा, लेकिन गुरुत्वीय बल इसका इधर है। तो गुरुत्वीय बल अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगा पृथ्वी की ओर, और वेग इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के प्रभाव में ये क्या होता है, मुड़ जाता है। अगर अकेला वेग होगा तो आगे जाएगा, अकेला गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो ये सीधा पृथ्वी में आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पर क्या पूछा है कि एक पृथ्वी का एक उपग्रह जो एक समान वेग v से वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, लेकिन परिक्रमण कर रहा है और उसके अचानक गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसको अपन क्या कर दें, खत्म कर दें। तो फिर इसके पास केवल क्या बचा, वेग। और वेग जो होगा वो किधर होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। जिस भी पॉइंट पे होगा वहां से वो सीधा स्पर्श रेखा से आगे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। इसी तरह से एक क्वेश्चन दूसरा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसी कक्षा में v वेग से परिक्रमण करता रहेगा, परिक्रमण नहीं करेगा, परिक्रमण करने वाला घुमाने के लिए उसके वेग के लंबवत उस पर गुरुत्वीय बल लगना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का विद्युत आकर्षण बल लगना चाहिए, तभी वो उस लगातार घूम सकता है। तो अब ये घूमेगा नहीं, बल्कि कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। इसी में दूसरा उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लीजिए वेग खत्म कर दें, एक क्षण के लिए वो रुक जाए, तो एक क्षण के लिए रुकते ये बल तो रहेगा पृथ्वी वाला, तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लेगी। पृथ्वी सूर्य चाहता घूम रही है, पृथ्वी एक क्षण के लिए अपनी गति रोक दे तो सूर्य सीधा इसको अपने पास खींच लेगा। यानी दोनों में से जो एक खत्म हो गया तो दूसरे की दिशा में वस्तु चली जाएगी। गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया तो इस दिशा में चला जाएगा, ये खत्म हो गया तो सीधा इधर आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना। ऐसा ही किसी में हो रहा था कि कोई आदमी उपग्रह में, मान लीजिए कोई कृत्रिम उपग्रह है या जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह बैठे होते हैं, वो अगर बाहर की ओर एक चम्मच या कोई चीज़ छोड़ दे तो उसका क्या होगा, उसको छोड़ दिया पेन को और कह दिया जा रहे अब तेरा क्या होगा, कालिया। ठीक है ना, तो वो चम्मच जो भी चीज़ छोड़ी है, तो चूंकि उसके पास जिस दिशा में छोड़ा गया है उसी दिशा में वो भी आगे की ओर लगातार चला जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मूल बात आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कौन सी चीज़ खत्म हो गई तो शेष जो बच गया उसके हिसाब से गति होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी एक ठोस गोला है, वस्तु का भार जो होता है W बराबर वो m/g होता है। या तो एक तरह से इसमें गुरुत्वीय पृथ्वी का वस्तु का द्रव्यमान m है और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण एक तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें नियम है कि पृथ्वी के यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तो इससे सतह से दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो उसके सतह के ऊपर पृथ्वी केंद्र से r दूरी पर सतह पर यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है gm/r²। ठीक है, और यही गुरुत्वीय त्वरण है एक तरह से, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ए बराबर क्या होता है, G(m)r²। यहाँ पृथ्वी के सतह पे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों द्रव्यमान गुणनफल बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इसमें अगर m द्रव्यमान का भाग दे दे ये तो के लिए बच जाएगा। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी है और एक गुरुत्वीय त्वरण भी है। अब जो पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु जाती है तो न्यूटन का नियम में कहता है कि अगर वस्तु यहाँ पर आ गई अंदर, एक सुरंग खोद के अंदर डाल दें, तो अब जो पृथ्वी का इतना द्रव्यमान है यही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। यानी अब छोटे एरिया में चला गया तो उसका द्रव्यमान कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगेगा। और अंदर चला गया, मान लो यहीं पर आ गया, तो यहाँ पर अब इसमें इतना ही द्रव्यमान बच गया। ये जो द्रव्यमान बचा है ये यहाँ पर वस्तु आ गई तो इतना ही द्रव्यमान बचा, तो यही उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। ऐसे करते करते वस्तु ठेठ कहाँ पर आ गई, केंद्र पर। वस्तु केंद्र पर आ गई तो अब इसका मतलब वहां पर उस पर कोई द्रव्यमान ही नहीं बचा। जिस पॉइंट पर है वहां पर एक काल्पनिक गोला बनाए तो उसके अंदर अंदर का जो द्रव्यमान है वही गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहाँ पर वस्तु रखी है तो इसके यहाँ काल्पनिक गोला बनाए तो उसमें पूरी पृथ्वी शामिल हो गई तो पूरी पृथ्वी बल लगाएगी। लेकिन यहाँ पर वस्तु है तो फिर ये गोला बनाएंगे तो ये अंदर का द्रव्यमान ही बल लगाएगा। ऐसे अगर वस्तु केंद्र पर आ गई तो केंद्र पर तो वहां पर क्या हो गया, अब उसका कोई द्रव्यमान नहीं बचा। इसका मतलब वहां पर केंद्र पर पृथ्वी के कारण उस वस्तु पर कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा और
पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र नहीं है तो पृथ्वी का उसको कोई गुरुत्व त्वरण भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भार वस्तु का भार 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/r² का समानुपाती होता है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर दूरी को दुगुना कर देंगे आप तो नीचे 2 करेंगे, उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, ये 4, यानी बल जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F2/F1 = R1/R2, क्योंकि उल्टा अनुपात है और यहाँ पर स्क्वायर। अब R1 तो R1 ही है, लेकिन R2 कितना कर दिया, दूरी को दुगना, यानी R2 का मान 2R1 कर दिया और इसका स्क्वायर कर देंगे तो R1 से R1 कट जाएगा और ये बच गया 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। तो F2/F1 = 1/4। F1 को चले जाएँ तो F2 = F1/4, यानी जो बल होगा वो पहले वाले बल का 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 4 गुना नहीं कर देना है, बल तो दूरी जो बढ़ाएंगे उसके मध्य आकर्षण बल भी उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तथ्य प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? कौन सी चीज से अपने बता सकते हैं कि भाई पृथ्वी पर एक, ये सूर्य है, सन है, और यहां पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी लगातार इस पर गति करती है, तो ये क्या कहना चाहता है, कौन सा तथ्य इनमें से कौन सी बातें बताएगी पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जो कि सूर्य की दिशा की ओर होती है, यानी पृथ्वी एक वैसा बल लग रहा हो जो सूर्य की ओर है। तो वही सिंपल सी बात है, अगर ये बल नहीं लगता मान लो, तो वस्तु पृथ्वी यहाँ पर गति कर रही है तो इसकी एक गति लगातार सीधी दिशा में होती, बस किसी पॉइंट पर पृथ्वी गति उसकी स्पर्शरेखा दिशा में होती है, गति की दिशा उसकी स्पर्शरेखा दिशा में होती है, लेकिन पृथ्वी लगातार सीधी जाती क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर क्या करता है, सूर्य भी लगातार अपना बल लगाता है, वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो यानी कि सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, इसी कारण पृथ्वी सीधी नहीं जा पाती बल्कि मुड़ जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म कर देंगे तो सीधी जाएगी वो, लेकिन सीधी चूंकि नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि उस पर जरूर कोई ना कोई उस वेग के लंबवत बल लग रहा है और हर पॉइंट पर लग रहा है, इसलिए पृथ्वी लगातार उस पर मुड़ जा रही है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऐसा किससे प्रतीत हो रहा है, गिरते पिंड का पूर्व की ओर विचलन नहीं है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तभी संभव है जब सूर्य पृथ्वी के वेग की दिशा के लंबवत लगातार कोई बल लगा रहा हो। जैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है नाभिक के, तो उसमें भी नाभिक इलेक्ट्रॉनिक गति के लंबवत दिशा में बल लगाता है। तो जब किसी वेग के लंबवत कोई बल लगता है तो उस वेग का परिमाण नहीं बदलता, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल उसकी डायरेक्शन बदल देती है। हर पॉइंट पर आप कितने पॉइंट डालो, लाखों पॉइंट ले लें, हर पॉइंट पर उसके वेग के लंबवत बल लग रहा है, इस कारण हर जगह वो लगातार घूमता जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी d है। ये पृथ्वी है, अर्थ है ये, और ये मून है, इनका द्रव्यमान, ये इनके बीच की डिस्टेंस जो देखिए केंद्रों के बीच की दूरी ये d दी हुई है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। चंद्रमा का द्रव्यमान अगर आप m मान लें तो इसका द्रव्यमान कितना मानना है, 81 है। ये ध्यान रखें, पृथ्वी चूंकि भारी है, चंद्रमा उसके साथ घूम रहा है, तो ये द्रव्यमान m है, ये क्या, इसको आप थोड़ा याद भी कर सकते हैं, डाटा फिक्स है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होगा? किस दूरी, पृथ्वी केंद्र से पूछा है तो माना पृथ्वी केंद्र से यहां से इस जगह क्या हो जाएगा, x दूरी मान लीजिए यहाँ पर, इस x दूरी पर गुरुत्वीय बल का मान 0 हो जाएगा। मतलब जैसे अपन पृथ्वी को यहाँ पर कोई चीज रखी है, इसका गुरुत्वीय बल 0 होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर कोई वस्तु रखी है, उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी और चांद अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर दोनों समान बल से खींचेंगे। समान दूरी पर नहीं हो सकता वो, अगर दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो दोनों से डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहां पर दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर जितने बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उतने बल से चांद उसको अपनी ओर खींच रहा है। यानी यहां पर दोनों तरफ, यहां से इस पृथ्वी कारण इस बिंदु पर और इस चांद के कारण इस बिंदु पर दोनों की अपनी अपनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रताएं समान है, और गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रताएं समान है इसलिए दोनों कारण गुरुत्वीय बल भी समान है। आप ये ध्यान रखो, ए बराबर जो अपन लिखते हैं फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी दो पिंड है कैपिटल एम स्मॉल एम और उनके बीच की दूरी एम है, तो इस स्मॉल एम पर बल लग रहा है कैपिटल एम के कारण मान लीजिए, तो ये जो इतना सा हिस्सा है वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक पॉइंट ऐसा जो है जो पृथ्वी से एक्स दूरी पर है, उस पर पृथ्वी के कारण जितनी गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता है उतनी तीव्रता अगर चांद के कारण होगी तो दोनों समान बल से उस वस्तु को वहां पर अपनी ओर खींचेगी, तो वहां पर नेट गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस कितनी वो पर मान के चलना है।
तो माना पृथ्वी से x दूरी मान ली अपन ने, तो पृथ्वी से x दूरी पर दोनों की तीव्रताएं बराबर होगी, तो पृथ्वी का तीव्रता g, और यहाँ पर देखो पृथ्वी का द्रव्यमान अपन ने 81 m मान रखा है, तो 81 m अपॉन से डिस्टेंस कितनी मान ली पृथ्वी से x, जिससे दूरी पूछा उससे आप x मान लें। पृथ्वी केंद्र से किस दूरी, अगर पृथ्वी से x मान पूछा तो पृथ्वी से x मान लें, चांद से पूछा तो चांद से x मान लें, थोड़ा आसान रहेगा ऐसा करना। तो ये 81 m द्रव्यमान हो गया अपॉन दूरी से x स्क्वायर बराबर, इधर चांद के कारण तीव्रता g, चांद का द्रव्यमान पर कितना माना है कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस, अब इससे कितनी जाएगी, तो आप देखो यहाँ कुल दूरी दे रखी है, दोनों केंद्रों के बीच की टोटल दूरी d है और इधर से दूरी x है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी d माइनस एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसे क्या होगा, g से g कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 81 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आसान करने के लिए अपन क्या कर दें, दोनों तरफ रूट कर लेते हैं इसका, ताकि ये स्क्वायर जो हट जाएगा। तो रूट करेंगे तो ऊपर तो क्या बच गया इधर 9 अपॉन ये क्या बच गया x इज इक्वल टू क्या गया 1 अपॉन d माइनस एक्स। और सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9d माइनस 9x इज इक्वल टू उधर क्या बच गया x। इसको ट्रांसफर कर लेंगे 9d इज इक्वल टू x प्लस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 10x। तो x चाहिए थी तो ये हो गया क्या देखें 9d इज इक्वल टू 10x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे 9d अपॉन 10 इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह से, तो 9d अपॉन 10x, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये 0.9d भी उसका आंसर हो सकता है, 0.9d। तो ये गुरुत्वीय बल ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पर जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, पृथ्वी के चारों तरफ पे पृथ्वी है और उसके चारों तरफ को उपग्रह चक्कर लगा रहा है, उस पर अभिकेंद्रीय बल इधर लग रहा है, ठीक है, Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। उपग्रह अभिकेंद्रीय बल तथा उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F दोनों बराबर है। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उसका मान भी F है और पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगा रही है वो भी क्या है F है, तो उपग्रह पर कुल बल कितना होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है और हो सकता है आप ये कह देंगे साहब एक तो बल लग रहा है गुरुत्वीय बल F और एक लग रहा है अभिकेंद्रीय बल, दो लग रहे हैं, वो भी F है ये भी F है, तो F और F कितना हो जाएगा 2F, तो कुल बल 2F हो गया, जबकि ये आंसर गलत है। इसलिए आपको कोई ऑप्शन नहीं करना है। कारण क्या है कि जैसे सिंपल सी बात है, अभी मेरा नाम रमेश शर्मा है मान लीजिए और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे तो मैं रमेश शर्मा हूँ और वैसे क्या हो गया टीचर। लेकिन आदमी कितने खड़े हैं यहाँ, रमेश शर्मा और टीचर दो आदमी खड़े हैं क्या, मतलब रमेश शर्मा है वही टीचर है, जो टीचर है वही रमेश शर्मा है, इसलिए आदमी एक ही है, वही रमेश शर्मा टीचर का काम कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर मूल बल तो वही है जो गुरुत्वीय बल है, लेकिन गुरुत्वीय बल यहाँ किस रूप में काम कर रहा है, केंद्रीय बल के रूप में, यानी बल एक ही है, उसका यहाँ पर नाम अभिकेंद्रीय बल होगा। एक ही आदमी होता है, कहीं वो पापा कहलाता है, कहीं बेटा कहलाता है, कहीं दादा कहलाता है, अलग अलग नाम हो उसके जब पदों के हिसाब से, कहीं वो अफसर कहला रहता है, कहीं और कुछ कहला रहता है। तो ऐसे ही आदमी एक ही है लेकिन अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर गुरुत्वीय बल है वही अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, मतलब बल एक ही है, उसका नाम बदल गया है, अतः परिणामी बल भी क्या रहेगा F ही रहेगा, गुरुत्वीय बल ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट, दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रम से स्मॉल m, दो गोले हैं, ये नीले नीले क्या हैं, दो गोले स्मॉल m और कैपिटल M द्रव्यमान है, तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान, इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान कितना है F दे रखा। दोनों द्रव्यमान के मध्य स्थान को आपेक्षिक घनत्व 3 वाले द्रव से भर दे, इनके बीच में पानी वानी भर दिया, कुछ कोई द्रव भर दिया, पानी तो नहीं भरा, घनत्व 3 है इसका, कुछ और द्रव भर दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ध्यान रखें गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जिनके मध्य गुरुत्वीय बल लगना है वो लगता ही लगता है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और उधर कोई दूसरा आदमी खड़ा है, बीच में दीवार है, तो ये दीवार हम दोनों के बीच के गुरुत्वीय बल को नहीं रोक सकती। ठीक है, आप इतनी दूर कहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे तो मेरे और आपके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है द्रव्यमान के कारण, उसके बीच में कितने भी बीच में बिल्डिंग आ गई, पहाड़ आ गए, कुछ भी पदार्थ आ गया, उसके कारण उस गुरुत्वीय बल में कोई कमी नहीं है। चांद और पृथ्वी के बीच में कुछ भी आ रहा है, उसके कारण उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लेकिन विद्युत बल का पूछे तो ध्यान रखना, विद्युत बल जो आवेशों के मध्य लगता है Q1 और Q2, वो ध्यान रखिएगा वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। F जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
तो ये निर्वात का बल होता है ये के स्थिर नियतांक जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है और माध्यम के कारण विद्युत बल घट जाता है, लेकिन गुरुत्वीय बल में कोई अंतर नहीं आता है। तो पहले अगर एफ था तो ये माध्यम बढ़ने के बाद भी क्या रहेगा, वो एफ ही रहेगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस बातें पर गलत कर जाते हैं। अब आता है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हुआ। एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी की चारों तरफ गति कर रहा है। अब उपग्रह का मतलब इस तरह कोई मशीन है, डिब्बा है, उसके अंदर कोई सरल लोलक अपन लटका रखा है। सरल लोलक का आवर्तकाल वैसे सामान्यतः 2 सेकंड माना जाता है, लेकिन जो उपग्रह है उसमें जब ये गति करता है आवर्तकाल का सूत्र वैसे होता है T=2π√L/g। तो ये जी है, ये अगर पृथ्वी स्थिर खड़ा है वहां पर तो दोलन कर रहा है तो जी का मान जो भी 9.8 अपन लेते हैं वो होगा। लेकिन जब कृत्रिम उपग्रह में गिर रहा है तो कृत्रिम उपग्रह एक प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड माना जाता है। लगातार ये चूंकि इधर गति कर रहा होता है तो उसी गति को एक प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड भी माना जा सकता है। तो नीचे की ओर ये ऐसा मान लो जैसे कोई लिफ्ट है और लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, वैसी स्थिति है। तो जब ये नीचे की ओर जी उससे गिरेगा त्वरण से, तो इसके अंदर जो लोलक है इसके ऊपर की ओर भी एक जी त्वरण लगेगा, आभासी बल लगेगा। इसकी गिर के वैसे घूम रहा लगातार, लेकिन घूमने वाली गति की व्याख्या एक अलग प्रकार से और होती है जिसमें इसको स्वतंत्रतापूर्वक गिरता हुआ पिंड माना जाता है। तो ये जी त्वरण से नीचे गिरेगा कौन, कृत्रिम उपग्रह, तो इसके अंदर जो सरल लोलक है उसके ऊपर जी एक बल त्वरण लगेगा जी। तो एक तो जी लग रहा है पृथ्वी का नीचे की ओर और एक और लग गया जी ऊपर की ओर। तो नेट कितना हो गया इसमें, जी माइनस जी, T=2π√L/g-g। तो ये क्या 2π√L/0। अब 0 का भाग देखो तो आंसर कितना आ जाएगा, अनंत। यानी इसका आवर्तकाल कितना होगा, अनंत। आवर्तकाल अनंत होने का मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई वो इतना धीरे चक्कर लगाएगा, घूमेगा वो, कि उसको एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा दोलन करने में कह सकते हैं अनंत समय लगेगा। यानी एक प्रकार से वो स्थिर रहेगा, एक ऐसा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे हुए हैं, जरूर सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, अनंत का मतलब वो दोलन ही नहीं करेगा, रुक जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट, 2 ग्रहों के औसत घनत्व तो समान है परंतु त्रिज्याएं R1 R2 हैं। यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रम से G1 G2 हो तो इनके मान क्या होंगे। जी जो होता है स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला होता है G⁻M/r²। ध्यान रखें, आपको द्रव्यमान दे करके इसकी तुलना कराई है तो सूत्र लगाना G/r²। लेकिन यह द्रव्यमान नहीं दिया, क्या दे रखा है, 2 ग्रहों के औसत घनत्व समान क्या रखें। घनत्व समान है मतलब द्रव्यमान समान नहीं है। अगर 2 ग्रहों के द्रव्यमान समान है, यानी m यदि समान है तब तो कह सकते हैं G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया, यहाँ घनत्व दे रखा है, तो सूत्र को आपको घनत्व में बदलना पड़ेगा। तो G तो है ही, M द्रव्यमान होता है, आयतन इंटू घनत्व अपॉन r²। और G आयतन को V लिखा मैंने, आयतन चूंकि गोला है पृथ्वी या जो भी ग्रह हैं गोलाकार हैं तो आयतन इनका हो जाएगा 4/3 πr³। ये आयतन हो गया, इंटू रो, ये रो घनत्व है, डी भी लिख सकते हैं, बटा r²। तो r² से r³ 2 बार कट जाएगा तो एक r बचेगा। तो स्मॉल g बराबर क्या बच गया, फॉर्मूला G गुणा 4/3 पाई, और ये r बच गया और रो बच गया। ये फॉर्मूला बन गया g का त्रिज्या और घनत्व के रूप में। तो अब इसमें से क्या कर, घनत्व समान दे रखा है, रो समान दे दिया दोनों का, ये सब कुछ कांस्टेंट संख्या है। तो अब जी जो है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, r पे, और r के समानुपाती आ गया है। घनत्व समान होगा तो g r के समानुपाती होगा, और द्रव्यमान समान है तो g r² के वित्त का अनुपाती होगा। तो अब जिनकी त्रिज्या R1 R2 है उनका g, तो G1/G2, चूंकि r के समानुपाती है तो ये जाएगा R1/R2। तो G1/G2 बराबर R1/R2। ध्यान रखें, इस कंडीशन का ध्यान रखना है। किस कंडीशन ने पूछा। अब है समान त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है। तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने का समय, यहाँ से कोई चीज़ छोड़ी जा रही है पृथ्वी पर, ये नीचे पृथ्वी है, यहाँ से एक तो आपने लोहे की गेंद छोड़ दी और एक कोई लकड़ी की गेंद है, इस तरह से, ये वुडन है, ये आयरन जो भी। तो इस केस में इनके पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ध्यान रखिए, निर्वात में छोड़ रहे हैं इसको, तो निर्वात में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अलावा और कोई बल नहीं है इनके पास, और गुरुत्वीय बल अपने यहाँ पर नियत मानेंगे तो इसमें गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो पहुंचने में समय जो लगता है, यानी h दोनों को ऊंचाई समान रखी है, समान h ऊंचाई छोड़ रहे हैं तो समय पूछा था, आप गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, v², इसको ये वाला दूसरा समीकरण, x बराबर ut प्लस हाफ gt²। अब चूंकि दोनों को छोड़ा है तो प्रारंभिक वेग तो 0 मानेंगे दोनों का, प्लस हाफ gt², और x मतलब x हो गया यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई।
तो टी जो निकलेंगे तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2h/g और टी बराबर 2h/g का रूट। तो ये दोनों के लिए इसमें क्या आ रहा है, समय जो लगेगा वो हाइट और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हाइट दोनों के लिए सेम है, गुरुत्व त्वरण दोनों के लिए सेम है, तो इनका जो घनत्व क्या है, अलग अलग पदार्थ की बनी है, अलग अलग द्रव्यमान की बनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक पत्थर और एक चींटी को फेंकेंगे तो दोनों समान समय में पहुंचेंगे। प्रैक्टिकली अपन जब देखते हैं तो ये चीज़ अपन को महसूस नहीं होती, अलग अलग महसूस होता है कि कोई जैसे कागज छोड़ दिया और एक पत्थर छोड़ दिया तो कागज बहुत देर बाद आया, पत्थर जल्दी पहुंच गया। उसका कारण कागज पर हवा का उत्प्लाव वगैरह ज़्यादा महसूस होता है। तो अपन यहाँ पर ही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अलावा और कोई बल इसमें नहीं लग रहा, तब ये शर्त फॉलो होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा हवा का उत्प्लाव बल लग रहा है, हवा बह रही है या और कोई बल लग गया, तब तो फिर उस समय अलग लगा सकता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें केवल गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, तो उस केस में किसी भी तरह के पदार्थ हो उनको समान ऊंचाई छोड़ने पर समान समय में ही वो पहुंचेंगे, दोनों का समय समान लगेगा, पूर्णतः समान। यही कॉन्सेप्ट होते हैं, को ध्यान रखना होता है और क्वेश्चन सही रहता है। ये यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा गुरुत्व पृथ्वी घूर्णन के कारण भी जी में परिवर्तन आता है। सामान्यतः अपन छोटे मोटे हाइट पे या सामान्य केस में अपन पृथ्वी घूर्णन का फर्क नहीं देखते, लेकिन जब एग्जैक्टली देखेंगे तो जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन पर भी निर्भर करता है। तो जो घूर्णन के कारण जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा एक फॉर्मूला होता है। इसमें ओमेगा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण गुरुत्व त्वरण में कमी आती है, और घूमने के कारण ये कोस स्क्वायर लैम्डा इसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा की बात करें या विषुवत रेखा बोल दे इक्वेटर पर, वहाँ पर लैम्डा कोण ही है, ये तो होता है 0 डिग्री। और अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर इसका मान होता है 90 डिग्री। तो 90 कोस 90 0 हो जाता है। तो ध्रुवों पर तो इसका फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी के घूर्णन का उसके गुरुत्वीय त्वरण पर ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भूमध्य रेखा का फर्क पड़ता है, क्योंकि कोस लैम्डा का मान 0 है, तो भूमध्य रेखा पर जी डैश एट भूमध्य रेखा लगा तो वो जगह जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस घूर्णन गति कारण जी में इतनी कमी आ गई, माइनस कर रहे हैं यानी इतनी कमी आ गई है। तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाता है या घटा हुआ होता है सामान्य तुलना में। तो ये ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे। तो देखो पृथ्वी जो होता है उसको एक्चुअली गोलाकार नहीं मान के इस तरह से अंडाकार इस तरह से मानी जाती है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा इक्वेटर पे, और पोल पे इधर की त्रिज्या आर पी क्या है, थोड़ी सी कम है। और गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जी बटा वो जी एम बटा आर स्क्वायर। तो अगर आप भूमध्य रेखा पर निकालोगे त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा है, और जो जो यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो उसकी त्रिज्या में क्या आएगी, कमी। तो त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्व त्वरण का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान ये घूर्णन वाली बात नहीं है, ये है उसके आकृति कारण। गुरुत्व त्वरण पे पृथ्वी के आकृति का फर्क पड़ता है और दूसरा घूमने का फर्क पड़ता है। तो आकृति कारण गुरुत्व भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ पर ध्रुव पर इसका मान बढ़ जाएगा क्योंकि उधर त्रिज्या कम होती है। ठीक है, तो इसका मान बढ़ता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति के अधिक मान से गति करने लगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखो पृथ्वी अपनी वर्तमान गति के अधिक मान से गति करने लगे, वर्तमान तौर जितनी गति कर रही है, जिस स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उससे अधिक से गति करे तो वस्तु का द्रव्यमान। वैसे द्रव्यमान पूछा है, सच में अगर द्रव्यमान ही पूछा होता तो द्रव्यमान तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द्रव्यमान पर पृथ्वी की आकृति का, उसके घूमने का, उसके अंदर बाहर होने का कोई फर्क नहीं, द्रव्यमान सब जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ द्रव्यमान लिख दिया, वास्तव में क्वेश्चन ये भार के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर द्रव्यमान पूछे तो आप कह सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शन बना रखे हैं वो थोड़ा भार के हिसाब से, तो वो बता दूंगा। अब भार वही है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि गति करने का फर्क किस पे कर रहा है, भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पे गति का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भूमध्य रेखा पर, और गति बढ़ेगी तो जी डैश फॉर्मूला कहता है जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो गति के कारण इतनी चीज घटा नहीं पड़ती, यानी गति के कारण गुरुत्व त्वरण घटता है, सामान्यतः जी होता है, और जी में से इतना माइनस कर देंगे तो जी डैश क्या बचेगा, कम। अब ये गति बढ़ जाएगी तो ये और घट जाएगा, गति के कारण जब घट रहा है तो गति बढ़ने पर और घट जाएगा। तो गति बढ़ने लगी, अधिक गति से अधिक मान से गति करेगी तो गुरुत्व त्वरण घटेगा, लेकिन केवल कहाँ घटेगा, विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा पर तो ये घटेगा और ध्रुवों पर क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो विषुवत रेखा पर तो ये कम हो जाएगा और ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा की सतह पर इसका मान क्या होगा, वो देखो वापस आ गया। द्रव्यमान पृथ्वी के, ये
उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में, पृथ्वी पर तो द्रव्यमान कितना है एम, और चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना होगा? तो मैंने कहा द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। आप इस द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह पर रखें, पृथ्वी के लेके अंदर घुस जाएं, चांद पर ले जाएं, जहां आपकी इच्छा हो वहां गोदी में ले लिए डोलें, एम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एम अपरिवर्तित है। बदलता कौन है फिर? वो कौन था जो बदल जाता था? तो ये द्रव्यमान है, वो नहीं बदलता, भार बदलता है, इसको अपन डब्लू कहते हैं। ये जगह जगह जी के हिसाब से बदलता रहता है। पृथ्वी गुरुत्व त्वरण बदलेगा, गुरुत्व क्षेत्र तीव्रता बदलेगी, उसके कारण भार बदलता है, तो वो तो एम ही रहेगा। नेक्स्ट, ये घर का 100 किलोग्राम तथा 10,000 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर दूरी पर रखें। दो पिंड है साहब, ये नीले नीले क्या है? पिंड है। एक 100 kg का है और एक 10,000 kg का है, और कितनी दूरी पर रखे? मात्र 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए। तो छोटे पिंड से किस दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो? जो भी अपने एक पृथ्वी और चांद वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। अभी छोटे पिंड से पूछा तो यहाँ से अपन दूरी x मान लेते हैं। छोटे पिंड से x मीटर दूरी मान लीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी इधर? ये 1 मीटर भी इसकी टोटल दूरी, तो ये जो दूरी है वो 1 माइनस x। हेलो हेलो, तो वो यहाँ पर भी गुरुत्व क्षेत्र तीव्रता नेट मान 0 होने का मतलब क्या है कि जितनी तीव्रता इसकी इधर होगी उतनी तीव्रता उस वाले की इधर होनी चाहिए। दोनों की तीव्रताएं बराबर होनी चाहिए। इसकी तीव्रता कितनी होगी? जी कैपिटल एम इसका द्रव्यमान मान लीजिए, अपॉन इसकी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, या एम को सीधा अपन क्या लिख देते हैं? 100 किलोग्राम। यहाँ पर द्रव्यमान कितना है इसका? 100। इतनी तीव्रता कितनी है उसकी है उसकी, तो इतनी का मतलब बराबर चिन्ह लगा दिया है। वैल्यू कैसे लिखेंगे? जी द्रव्यमान कितना है इसका? 10,000, अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिसे जी कट गया, इसे 2 जीरो उसकी काट दीजिए, तो कितना बच गया? ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू वो बच गया 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो दोनों तरफ अंडर रूट कर लीजिए, इधर भी और इधर भी, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इजकल टू 100 का अंडर रूट 10 और ये 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। गोलीय कोष के केंद्र पर, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला है। खोखले गोले के तो अंदर कहीं भी निकालेंगे तब भी तीव्रता 0 ही आएगी, और ठोस गोला है तो ठोस गोले के भी केंद्र पर तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ध्यान रख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करता है वहाँ, तो कोई ठोस गोला है तो उसके केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। खोखला गोला है तो उसके अंदर हर जगह हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। ऐसा ही गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है। ठोस गोले में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, खोखले के अंदर भी केंद्र पर तो 0 ही आनी है, कोई सा भी हो मतलब, लेकिन खोखले में तो बाकी सब जगह भी 0 आती है। तो केंद्र पे पूछा है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, 0 लगा देना। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना बताया था? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी r त्रिज्या वाले ग्रह से एक पिंड को उस ग्रह के लिए पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा तो पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। पलायन वेग से फेंकते हैं तो वस्तु उसके गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है, या कह सकते हैं अनंत पे चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पलायन वेग से थोड़ा कम वेग से फेंक रहे हैं तो पलायन तो नहीं करेगा वो, तो कहाँ जाएगा? तो उस केस में एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एच डैश जो होता है वो r अपॉन वी एस कैप अपॉन वी का स्क्वायर माइनस 1, इतनी हाइट को प्राप्त कर लेगा ये। एक फॉर्मूला डायरेक्ट इसकी संबंध निकालते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को मान लेकर के इस तरह से एक सूत्र निकाला जाता है कि किसी पलायन वेग से किसी कम वेग से फेंका गया तो कितनी हाइट प्राप्त करेगा। तो एच डैश r अपॉन जो त्रिज्या के रूप में निकाल जाती है वी ई अपॉन वी का स्क्वायर माइनस 1। वी यहाँ एस कैप वेलोसिटी है पलायन वेग, और वी जो उसको दिया गया वो है। तो यहाँ पर अपन क्या कहा? त्रिज्या तो r है ही, अब एस कैप वेलोसिटी तो वी ई लिखेंगे, लेकिन जो दिया गया वेग है वो वेग कितना है इसका? पलायन वेग का आधा, पलायन वेग के आधे से फेंका गया है, तो ये v जो है वो वी ई का आधा है और माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो r v से v कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो r अपन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1,
तो r/3, ये ध्यान रखेगा आप। वेग आपने आधा किया, हाइट त्रिज्या की वो 1/3 ही प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है तो पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग क्या होगा। अनंत से पृथ्वी की ओर गिरेगा, ये पृथ्वी है और यहाँ अनंत है और यहाँ से गिर रहा है, तो इस समय इसका वेग क्या होगा। तो इसका आप उल्टा सोच सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि जब किसी वस्तु को प्लायन वेग से फेंकते हैं तो कहाँ पहुँच जाता है, अनंत पर। तो यहाँ प्लायन वेग से फेंकते हैं तब वो अनंत पे पहुँच जाता है। तो वैसे अगर अनंत से छोड़ देंगे तो वापस आएगा तो वो प्लायन वेग के बराबर वेग से ही टकराएगा। पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग मानते हैं प्लायन वेग, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड छोड़ा है तो अंदर पहुंच गया। तो अगर अनंत से छोड़ा हुआ वापस जब टकराएगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से ही टकराएगा। और तो यानी प्लायन वेग के बराबर है। और प्लायन वेग का फॉर्मूला के रूप में देखा आंसर, तो ये प्लायन वेग का फॉर्मूला था √2gr। ठीक है, तो ये भी प्लायन वेग के बराबर वेग से ही टकराएगा। जब यहाँ वेग 0 है इसका, u बराबर 0 कर सकते हैं, तो यहाँ जो अंतिम वेग आएगा वो √2gr के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी, इसके चारों तरफ उपग्रह घूम रहा है, तो क्या ये एक स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड है। मैंने पहले भी एक सरल वाला का क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए उपग्रह को एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड माना जा सकता है। तो ये बात सही है। इस पर कोई त्वरण नहीं है, जी नहीं, इस पर त्वरण लगता है क्योंकि इस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो अभिकेंद्रीय त्वरण भी है, जिसका सूत्र होता है v²/r। तो इस पर त्वरण है, जबकि कह रहा त्वरण नहीं है, तो यही बात गलत है। गलत पूछा तो बात गलत। बाकी ये नियत चाल से गति कर रहा है, हाँ एक चाल इसकी नियत है, जितने टाइम में चक्कर लगाना है रोज उतने टाइम में चक्कर लगा रहा होता है। चाल कांस्टेंट है, वेग बदल रहा है। वेग तो क्योंकि दिशा भी होती है, वेग तो सदिशासी है, तो उसमें दिशा बदलने के कारण वेग बदलेगा, लेकिन जो चाल है यानी जो उसका परिमाण है वो नहीं बदलेगा। और ऐसा कोणीय संवेग नहीं आता है। कोणीय संवेग mvr है, तो m द्रव्यमान कांस्टेंट है, इसकी त्रिज्या कांस्टेंट है, और v इसकी चाल भी निश्चित है। और कोणीय वेग तो चूंकि कोणीय संवेग की दिशा तो अक्षीय दिशा में होती है, तो वो भी कांस्टेंट है, तो कोणीय संवेग भी कांस्टेंट रहेगा। ये भी सही है, ये बात गलत है। और लास्ट क्वेश्चन इसका, एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय ग्रह है, इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में जो घूम रहा है, तो उस उपग्रह का आवर्तकाल उस ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, ग्रह की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, खुद उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। खुद जो उपग्रह है ये कितने भी द्रव्यमान का हो उस पर उसका आवर्तकाल डिपेंड नहीं करता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उपग्रह के स्वयं के तरह। ठीक है, तो ये था अपना गुरुत्वाकर्षण पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करें, दोबारा बता देंगे। थैंक यू।